हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल्थ इनसाइट्स। एक ऐसा चैनल जहां हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, स्टॉक मार्केट की और फाइनेंशियल नॉलेज की। हमारा गोल है आपको एम्पावर करना ताकि आप अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर सके और फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी पर कॉन्फिडेंट फील करें। अगर आप बिगिनर हैं और स्टॉक मार्केट समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। बट कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल काउंसलर को ज़रूर कंसल्ट करें। आज हम बात करने वाले हैं इन टॉपिक्स पर। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में प्राइम रिक्वायरमेंट्स क्या है, फंडामेंटल टर्म्स कौन से यूज़ होते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में, ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होता है, प्रेशियस प्राइस मूवमेंट्स क्या है, ग्रोथ सिस्टम क्या है, सेंसेक्स निफ्टी पर भी हम चर्चा करेंगे, अदर मेजर इंडिसेस क्या है और इक्विटी बॉन्ड डिवेंचर्स ये सब क्या होते हैं। इन चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो चीज़ें इस स्क्रीन पर दिखेंगी वो बिल्कुल जैसे एक गाइडलाइन है और जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं शेयर करूँगा वो अपने वॉइस के ज़रिए करूँगा। स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर भी फोकस करो आप, बट जो मेन नॉलेज है वो बातों के ज़रिए ही मैं शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने जो ये यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ किए हैं वो मैं अपने गाइडलाइंस के लिए यूज़ किए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं कि हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट्स क्या है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारा एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि बैंक का हमारा अकाउंट होता है जिसमें पैसे स्टोर होते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है जिसको डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट बोलते हैं और इसमें शेयर्स को स्टोर किया जाता है। ये डिजिटल फॉर्म में शेयर्स हमारे इस अकाउंट में जमा होते हैं। डीमैट अकाउंट हमारा रिलायबल ब्रोकर्स के थ्रू होना चाहिए, जैसे कि बैंक के कुछ ब्रोकर्स होते हैं जैसे ICICI डायरेक्ट है, SDFC सिक्योरिटीज़ है, या ज़ेरोधा, एंजल, ग्रो अप स्टॉक्स, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। चार्टिंग प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना पड़ेगा स्टॉक प्राइस मूवमेंट के लिए। ये स्टॉक ब्रोकर्स भी प्रोवाइड करते हैं बट मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ। एक अच्छा इंटरनेट आपको चाहिए। तो ये सब प्राइम रिक्वायरमेंट्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि आपके पास बेसिक नॉलेज, मार्केट कैसे वर्क करता है, इक्विटीज़, ETFs, फ्यूचर ऑप्शंस, कमोडिटीज़ क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस जैसे कि बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें जब तक आपको नहीं पता होगी और आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करोगे तो आप जो है अपनी कैपिटल लॉस का खतरा है। पहले आपको ये सब चीज़ें बेसिक नॉलेज जो है वो स्टॉक मार्केट की होनी चाहिए। जैसे कि आप रोड में जब कोई गाड़ी ड्राइव करने के लिए निकलते हो तो आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, ऐसे ही जब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हो तो आपको बेसिक चीज़ें उसकी पता होनी चाहिए। और ये दोस्तों एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। ये एक दिन में आपको नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बारे में सीखोगे, समझोगे, चीज़ें ग्रास्प करोगे तो आप गेन कर पाओगे। नेक्स्ट चीज़ जो स्टॉक मार्केट में है वो है स्ट्रैटेजी। अब कई लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं। इंट्राडे का मतलब रोज़ खरीदते हैं रोज़ बेचते हैं। कई लोग स्विंग और पोजिशनल ट्रेड करते हैं, मतलब कि जब प्राइस नीचे होता है और उनको लगता है कि अब प्राइस ऊपर जाएगा और वो बाय करते हैं सही स्ट्रेटजी से, और फिर जब स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है तो फिर उसको सेल करते हैं। तो इसको स्विंग और पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं। कई लोग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं, कई लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कंसिडर करके ट्रेड करते हैं, कई लोग अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे ट्रेड करके उस अपनी स्ट्रेटजीज़ को बैक टेस्ट करके फिर ट्रेड करते हैं। तो ये जो है अलग अलग तरह की सब लोग स्ट्रेटजीज़ फॉलो करते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी जो आपको सूट करती है वो आपको फाइनल करनी चाहिए, देन आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पार्टिकुलर एक कंपनी में ही सारे पैसे नहीं डाल देने चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन आपको फॉलो करना चाहिए, ये एक तरीका है। कई लोग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, वो भी एक तरीका है। जब तक आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी ना हो तब तक लेवरेज, MTF और कर्ज लेकर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, ये सब चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना के रखें। ये सब चीज़ें जो है वो कैपिटल लॉस क्रिएट कर सकती है, जो कि आपको स्टॉक मार्केट से बाहर कर देगी। और आपको स्टॉक मार्केट में बने रहना है लंबे समय के लिए, तभी आप उसके जो है बेनिफिट्स को रीप कर पाओगे। नेक्स्ट चीज़ है साइकोलॉजी। स्टॉक मार्केट फियर और ग्रीड पे वर्क करता है, यानी जब स्टॉक मार्केट गिर रहा होता है तो सब लोग जो है डरे होते हैं और अपना सामान बेच रहे होते हैं, और जब स्टॉक्स बढ़ रहा होता है
तो फिर सब ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं और ऐसे स्टॉक्स को ख़रीदने लगते हैं कई लोग जिसमें फंडामेंटली जो है कोई दम नहीं होता है और वो न्यूज़ बेस पे ही सिर्फ या स्पेकुलेटिव बेस पे ही वो भागे हुए रहते हैं। तो ये सब चीज़ों का जो एक बैलेंस है, इसको स्ट्राइक करके सही साइकोलॉजी और माइंडसेट के साथ जब आप ट्रेड करोगे तो आप ट्रेडिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आपको पेशेंट रहना चाहिए और आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कैपिटल लॉस हुआ और स्टॉक मार्केट से बाहर हो गए, वो आपने एक मेम सुना होगा कि मैंने ख़रीदा तो गिर गया और बेचा तो बढ़ गया, फिर ख़रीदा फिर गिर गया। तो भाई अगर पेशेंस और कंसिस्टेंसी आपके में नहीं रहेगी तो ये बार बार आपके साथ होगा, ये सभी के साथ होता है। इसलिए शेयर मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा देता है और आपको एक अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे बिलीव करना चाहिए और उसको जो है रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। ऑल्दो यू हैव टू रिवाइज इट, आपको रिवाइज करना चाहिए, बट कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस बना सकती है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की, जैसे शेयर क्या होता है। शेयर को मैं को रिलेट करना चाहूँगा पार्टनरशिप से। जैसे हमने सुना था कि एक फर्म के दो लोग पार्टनर हैं और दो के बाद अगर बराबर जो है मालिकाना हक है तो वो इसका मतलब हुआ कि उस कंपनी के 50% शेयर्स उसके पास है और 50% जो है पार्टनरशिप दूसरे पार्टनर के पास है। उनके पास जो पावर्स होती है वो उनके शेयर्स के ही प्रपोर्शन में होती है। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कंपनी की जो वैल्यू होती है, जो वैल्यूएशन होती है, उसके बेसिस पे जो जितने नंबर ऑफ शेयर्स उसके होते हैं उसमें भी 3-4 कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकता है, प्रमोटर हो सकता है और रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकता है। ये 4 कैटेगरी के जो है उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं जो किसी पार्टिकुलर कंपनी के होते हैं। अब जब आप एज अ इंडिविजुअल किसी कंपनी के शेयर को स्टॉक मार्केट से बाय करते हो तो आप भी उस कंपनी के एक छोटे से ओनर बन जाते हो। अब शेयर होल्डर को कंपनी जो है वो 2 तरीके से बेनिफिट कर सकती है, जैसे कि कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर आपने किसी शेयर को बाय किया 100 रुपये के रेट पे और अगर सपोज़ वो 50 रुपये बढ़ गया, वो 150 रुपये पे चला गया और आपने सेल कर दिया, तो 50 रुपये जो आपको गेन होता है, गेन हुआ है पर शेयर के हिसाब से, वो कैपिटल एप्रिसिएशन के कैटेगरी में आता है। कुछ कंपनीज़ हैं जो कि डिविडेंड्स प्रोवाइड करती हैं अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए। वो क्या करती हैं कि अपने शेयर होल्डर्स को पर शेयर प्राइस के अकॉर्डिंगली कुछ पार्टिकुलर अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में भेजती हैं एज अ इंटरेस्ट। तो उस चीज़ को जो है डिविडेंड बोलते हैं। अब बायर्स क्या होते हैं, जो शेयर्स को ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, वो बायर्स होते हैं। जो सेल करना चाहते हैं शेयर्स को, वो सेलर्स होते हैं। अब ब्रोकर क्या होता है, अब हमें और आप डायरेक्टली जो है वहाँ जा कर के ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सेबी का मैंडेट है कि एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है। तो जो ये रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है, जो हमारा एक मिडिल मैन है, जो कि हमारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है, उसी को हम लोग ब्रोकर बोलते हैं। जो कि जैसे कि जो ग्रो है, ज़रोदा है, एंजल वन है, जस्ट मैंने एग्जांपल के लिया, बैंक्स है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है, ये सब स्टॉक ब्रोकर की कैटेगरी में आता है। विदाउट ब्रोकर्स जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। देन एनएससी बीएससी क्या होता है, अब एनएससी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं और बीएससी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। जो ये ब्रोकर्स हैं ये एक्सचेंज में अपने ऑर्डर्स भेजते हैं, ये हमारे ऑर्डर प्राइस को मैच करके ऑर्डर कन्फर्मेशन देता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1996 से 1995 में। और जो बीएससी है वो हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। देन सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब ये जो है ये आप इसको इंस्पेक्टर बोल सकते हो, मार्केट को रेगुलेट करता है। मैनिपुलेशन मार्केट में कुछ चल रही होती है तो वो कुछ मैंडेट नए रूल एंड रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस करता है। ये जो है ब्रोकर्स एंड म्यूचुअल फंड्स के रूल एंड रेगुलेशंस को मॉडिफाई करता है ताकि जो है जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट बचा रहे और वो उनको जो वैल्यू है वो स्टॉक मार्केट में वो मिल सके। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि
ऐसी इंफॉर्मेशन जो मार्केट के पास नहीं है और किसी इंडिविजुअल्स के पास है और वो गलत तरीके से उसका यूज़ करते हैं, तो वो एक इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो अनफेयर एडवांटेज किसी को ना मिले, तो ये भी सेबी इंश्योर करता है। अब प्राइस मैनिपुलेशन क्या होता है? किसी शेयर में अगर सपोज लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी क्या होती है, उस पूल में अगर क्वांटिटी और ऑर्डर्स बहुत कम है, तो कुछ जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को किसी पार्टिकुलर एक डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, या तो अप साइड में या तो डाउन साइड में, और जो कि उसको ट्रू नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये जो चीज़ है, इसको सेबी रोकने के लिए ASM लिस्ट इंट्रोड्यूस करती है या कोई नया रूल एंड रेगुलेशन लाती है। तो ये सब सेबी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। देन ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होता है? अब सबसे पहले आप ऑर्डर प्लेस करते हो अपने ब्रोकर्स के ऐप के थ्रू, या तो सपोज आप ग्रो यूज़ करते हो तो ग्रो में आपने ऑर्डर प्लेस करते हो। देन ग्रो क्या है, वो NSE BSE आप जो भी चूज़ करोगे उस पर अब आपके ऑर्डर को भेजता है। सपोज़ आप एक रिलायंस का शेयर बाय करना चाहते हो 1400 रुपये पे, तो आपने एक ऑर्डर प्लेस किया कि 1 क्वांटिटी में डाला और प्राइस में 1400 डाला, तो वो अब एक्सचेंज में चला जाएगा। और जब भी कोई सेलर होगा जो उस प्राइस पे बेचना चाहेगा, तो वो फिर आपके जो शेयर्स हैं वो अपने हैंड्स को चेंज करेंगे। इसमें क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो सेलर 1400 पे 5 शेयर बेचना चाहता हो और आपने एक ही डाला है, तो वो 4 जो है वो किसी और को मिलेंगे उस एवरेज प्राइस पे, बट एक आपको मिलेगा। तो ये होता है मतलब कि ऑर्डर मैचिंग। देन ट्रेड कंफर्मेशन, मतलब एक्सचेंज जो है वो आपके ब्रोकर को कंफर्म करता है कि हाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, और तो आपका ब्रोकर जो है वो, अगर आपने बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और शेयर्स जो है वो आपको अगले दिन आता है। और आपने सेल ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो आपके में 80% पैसा जो है वो ट्रेड डे के दिन आ जाता है। नेक्स्ट जो अप्रॉक्स 20 पैसा है वो सेटलमेंट डे के दिन आता है, जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होता है। तो इंडिया में T+1 सेटलमेंट डे फॉलो होता है, जो जिस दिन ट्रेड होता है उसको ट्रेड डे बोलते हैं, और जो नेक्स्ट वर्किंग डे होता है वो T+1 यानी सेटलमेंट डेट होता है। तो इंडिया T+1 सेटलमेंट डेट को फॉलो करता है। अब प्राइस मूवमेंट्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट का बेसिस है वो यही है, डिमांड एंड सप्लाई, जिसके बेसिस पे वो प्राइस जो है वो अप या डाउन के साइड में मूव करता है। जब पार्टिकुलर शेयर में डिमांड ज़्यादा होती है तो लोग उसको जो है बड़े दाम पे भी ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है, शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है। और जब उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है, यानी उसमें सेलर्स एक्टिव रहते हैं, तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से, लेने वाले लोग कम होते हैं, तो इससे क्या होता है, सेलर्स उसको सस्ते दाम पे भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तब जाके उसका जो प्राइस है वो फॉल की ओर बढ़ने लगता है। अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो अपसाइड और डाउन साइड में शेयर्स को ले जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कुछ लिखा है, जैसे क्रूड ऑयल प्राइस में कोई चेंज हुआ, या कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं हो गया, कहीं जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक चल रही है 3-4 साल से, तो वो एक फैक्टर है। उसमें कोई इवेंट, कोई नया डेवलपमेंट होता है तो वो मार्केट को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये मेजर कंट्रीज़ है और ये सप्लाई एंड डिमांड सप्लाई चेन्स को जो है अफेक्ट करती है। अब डॉलर एंड रूपी के एक्सचेंज रेट में कोई चेंज हुआ तो उससे क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उससे फ़र्क आता है, तो जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज़ है उनके शेयर्स में आपको गिरावट या उछाल देखने को मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे स्टॉक मार्केट में प्राइस मूवमेंट आता है, और यही बेसिस है स्टॉक मार्केट का। नेक्स्ट, टू ग्रोथ सिस्टम। सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आपने 3% इंटरेस्ट रेट फिक्स है अगर किसी पार्टिकुलर बैंक का, तो आपने 1 लाख रुपए अगर उसमें रखे हैं तो आपको 3% के हिसाब से पैसा मिलेगा। ये प्लेन है, स्क्वायर है। बट स्टॉक मार्केट में आप जब कोई पार्टिकुलर एसेट को ख़रीदते हो, इक्विटी में या कोई शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसका प्राइस जब बढ़ता है तो वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ उसके फंडामेंटल ग्रोथ के हिसाब से नहीं बढ़ता है, बट मार्केट उसको कैसा ऑप्टिमिस्ट व्यू है या पैसिमिस्ट व्यू है उसके बेसिस पे बढ़ता है। तो इसमें टू ग्रोथ सिस्टम होता है, मतलब एक तो जो कंपनी की परफॉर्मेंस, उसकी बिजनेस ग्रोथ और उसकी जो फंडामेंटल ग्रोथ है उसके बेसिस पे जो प्राइस में बढ़ोतरी होगी या घटोतरी होगी वो होती है। दूसरी जो है वो स्पेकुलेटिव ग्रोथ होती है, मतलब ये मार्केट उसको कैसा सेंटीमेंट प्रोवाइड कर रहा है, मार्केट में हाइप क्या है, मार्केट में अफवाह क्या है,
मार्केट उसके बारे में कैसा सोचता है, मार्केट की गाइडेंस क्या है, इसके बेसिस पे शेयर्स के स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे होते हैं। तो अगर किसी पार्टिकुलर कंपनी का शेयर सपोज 100 रुपीज़ है और उसके अज्यूम करते हैं कि सारे फाइनेंशियल्स में 20% का राइज हो गया, उसका रेवेन्यू भी 20% बढ़ गया, उसके प्रॉफिट भी 20% बढ़ गया, अज्यूमिंग रेस्ट ऑफ द चीज़ भी उसकी बैलेंस है, कांस्टेंट है, तो उसके शेयर प्राइस में भी 20% का मूवमेंट होना चाहिए। बट हो सकता है मार्केट उसको और अच्छा अप्रिशिएट करे, क्योंकि अगर उसके पीयर्स हैं, पीयर्स का मतलब जो पैरेलल की कंपनीज़ हैं, अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उस क्वार्टर में या उस ईयर में, बट इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसने 20% को ग्रोथ दिया और बाकी लोगों ने 10% ही ग्रोथ दिया, तो मार्केट हो सकता है इसको, इसके जो प्राइस मूवमेंट है उसको 30 या 35 135 पे ले जाए। तो इसमें जो 120 के अबव वाला जो पार्ट है, 10 रुपये या 15 रुपये, ये स्पेकुलेटिव ग्रोथ है। ये सिर्फ पॉजिटिव साइड में भी नहीं हो सकती है, निगेटिव साइड में भी हो सकती है। तो स्टॉक मार्केट में दो तरह का सिस्टम चलता है, एक जो फंडामेंटल्स है और एक उसका स्पेकुलेटिव पार्ट है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में लोग ट्रैप भी हो जाते हैं कि एक पार्टिकुलर फंडामेंटल उसमें है नहीं और उसमें स्पेकुलेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा है, और जब कोई न्यूज़ ऐसी आती है कि नहीं ये स्पेकुलेटिव पार्ट बेसलेस है, तो फिर वो जब 80% या 40% 60% अपना जो मेन जो इवेंट था उसको लूज़ कर देता है और फिर जो है सिर्फ फंडामेंटल पार्ट ही रह जाता है। तो इस चीज़ में हमको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। सेंसेक्स के आपने सेंसेक्स इंडिया का जो बीएसई होता है उसका बैरोमीटर है। बैरोमीटर मतलब वो एक बेंचमार्क इंडेक्स है जिसमें 30 टॉप कंपनीज़ है बीएसई के हिसाब से। तो जब सेंसेक्स बढ़ता है तो मार्केट का मूड पॉजिटिव होता है, और जब सेंसेक्स गिरता है तो फिर थोड़ा कॉशियस मार्केट रहता है। तो सेंसेक्स को इसीलिए इकोनॉमिक पैरामीटर भी बोलते हैं। इसमें 30 कंपनीज़ हैं, जैसे कुछ कंपनीज़ के नाम मैंने इसमें मेंशन कर दिए हुए हैं। जैसे इसमें 15% वेटेज एचडीएफसी का है, आईसीआई का 10% वेटेज है, रिलायंस का 9.7% वेटेज है, इन्फोसिस का 5.4% वेटेज है। तो बीएसई जो है कुछ पार्टिकुलर क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे ये डिसीजन लेती है कि ये कंपनीज़ जो हैं वो सेंसेक्स का पार्ट रहेंगी, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली बेंचमार्क इंडिसेस को देख करके इन्वेस्टमेंट जो है डिसीजन लेते हैं। तो अभी अगर सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है, इसका मतलब इंडिया के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे ग्रोथ पर हैं, अच्छे ग्रोथ लेवल पर है। अब आप, मैंने वेबसाइट ये दे दी है, आप इसमें जा कर के बीएसई के वेबसाइट में सेंसेक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आज तो कवर नहीं कर पाऊँगा। इसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। उसकी फैक्ट शीट्स है, उसमें कौन सी कंपनीज़ हैं, किस डेट को उसमें इंक्लूज़न एक्सक्लूज़न होता है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। नेक्स्ट निफ्टी 50 की बात करते हैं। जैसे कि सेंसेक्स में भी आप देखो एचडीएफसी, आईसीआई, रिलायंस, इन्फोसिस ये सब थे, वैसे ही निफ्टी 50 में भी 50 टॉप कंपनीज़ हैं। उनके अलग क्राइटेरियाज हैं। ये एनएससी का बेंचमार्क इंडेक्स है, और इसमें भी अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स के जो है कंपनीज़ हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, सभी तरह के जो है कंपनीज़ हैं। तो ये भी एक तरह का बेंचमार्क इंडेक्स है जो बताता है कि अभी इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। CAGR पार्ट है, ये जानबूझकर इसमें डाला है कि 15% मार्केट का रिटर्न है फ्रॉम 1980 जो CAGR है। इसका मतलब हमें मार्केट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, खासकर जो कि पैसिव इन्वेस्टर्स हैं। पैसिव इन्वेस्टर मतलब जो कि मार्केट पे एक्टिव नहीं है, और उनको ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट उन्हें 100% या 80% रिटर्न दे देगी, या तो इन अ लॉन्ग रन मार्केट 14, 15, 18 इसी % के आसपास रिटर्न देती है। सेंसेक्स में 15 है बट निफ्टी में 12 है, ऐसा नहीं है। निफ्टी का जो टाइम पीरियड है वो 1995 से लिया हुआ है, क्योंकि 1996 5-6 के अराउंड ही निफ्टी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मैंने वहाँ से इसका चार्ट लिया है। तो अगर आप इस पीरियड से सेंसेक्स का रिटर्न देखोगे तो वो भी 11.8, 12 इसी % के अराउंड में आएगा। अब कुछ अदर मेजर इंडिसेस भी हैं, जैसे कि निफ्टी ऑटो है, FMCG है, निफ्टी IT है। तो ये जो है आपको इंडिविजुअल सेक्टर्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 में तो सभी सेक्टर्स थे,
बट किसी पार्टिकुलर सेक्टर के बारे में आपको जानना है, बैंक निफ्टी के बारे में जानना है। बैंक निफ्टी में अलग अलग बैंक्स के जो है वो एक इंडिसेस बना हुआ है, ग्रुप ऑफ कंपनीज का बना हुआ है बेंचमार्क, जो बताता है कि ब्रॉडर मार्केट में बैंक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे आप, सेक्टर्स के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। और ये एक चीज़ है जिससे कि आप अपने रिटर्न्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में निफ्टी तो मोर और लेस देखो आप अपवर्ड ट्रेंड में ही है। अब जैसे आप ग्रेट डिप्रेशन 2008 और ये जो कोविड फॉल को छोड़ दो, तो मोर और लेस निफ्टी अप डाउन अप साइड में ही चल रही है। हो सकता है पार्टिकुलर मोमेंट पे करेक्शन आए, आई डोंट नो, कोई नहीं जानता, हो सकता है यहाँ जाके आए। बट ये मार्केट जो है उसका अप एंड डाउन का ही तरीका होता है आगे बढ़ने का। बट जब निफ्टी थोड़ा सा डाउन हो, सपोज ये यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हो, तो यहाँ पे कुछ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा नीचे हों और कुछ सेक्टर अप ट्रेंड में भी हों, तो आप सेक्टर्स को जब आप इंडिविजुअली डीप डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ सेक्टर्स जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ये कुछ इंडिविजुअल इंडिसेस होते हैं। इसलिए बॉन्ड एंड डिबेंचर्स ये डेट कैटेगरी में आते हैं। डेट का मतलब होता है उधार देना, तो इंटरेस्ट लेते रहना, या तो एक इंटरेस्ट अमाउंट आपको जोड़ करके मैच्योरिटी वैल्यू आपको एट द एंड प्रोवाइड कर देना। डिबेंचर्स जो है वो कंपनीज के साथ जब टाई अप होता है, अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या किसी पार्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ होता है, जो जनरली बॉन्ड साइन होते हैं, बट कंपनीज भी बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। बट डिबेंचर्स जो है वो यूजुअली कंपनीज के साथ होता है। इसमें भी जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो रेटिंग प्रोवाइड करती हैं कि जो बॉन्ड है वो किस कैटेगरी का है, जो कंपनी जो इशू कर रही है बॉन्ड या डेट को, वो A+ है या A- है। डिपेंडिंग अपॉन डेट आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो बॉन्ड है, डेट है, वो कितना सेफ है। अब दूसरी जो चीज़ है इक्विटी, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो आप शेयर्स बाय करते हो और जो ऐसे म्यूचुअल फंड बाय करते हो जो कि शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड और डेट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बॉन्ड और डिबेंचर्स में, तो वो जो है वो इक्विटी कैटेगरी में आते हैं। इनके एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं कि गोल्ड, इक्विटी, बॉन्ड और डिबेंचर्स में क्या होता है। गोल्ड जो है वो कमोडिटी है एंड इक्विटी जो है वो ओनरशिप आपको इसमें मिलेगी। बॉन्ड्स क्या है, लोन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेप्ट है, उधार है, कर्जा है। ये जो है आप दे रहे हो कंपनीज को और वो आप पार्टिकुलर इंटरेस्ट जो है वो रिटर्न करती है। अब रिस्क जो है इक्विटी में ज़्यादा माना जाता है और बॉन्ड और डेप्ट में रिलेटिवली कम रिस्क माना जाता है। और गोल्ड जो है वो बेसिकली हेज के लिए यूज़ किया जाता है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और जो रिटर्न टाइप है वो डिविडेंड और ग्रोथ इक्विटी में दोनों मिलता है। एंड बॉन्ड में जो है आपको मोस्टली फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, मतलब वो तो आप चाहो तो अपने अकाउंट में आप पार्टिकुलर पीरियड में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड लेते रहो, या तो एट द एंड आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाए। तो वो जो है बॉन्ड एंड डेप्ट में होता है। जो लिक्विडिटी है वो बॉन्ड और डेप्ट की आपका कई बार क्या होता है, हमको जल्दी ज़रूरत पड़ती है लिक्विडेट करने की बॉन्ड्स को, आपको कुछ पैसे का काम पड़ गया तो वो कुछ पेनल्टीज लगा के वो भी आपको अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बट उसमें लिक्विडिटी का थोड़ा इशू आता है। बट शेयर्स में ऐसा नहीं है। शेयर्स में आप जब भी बाय सेल करना चाहो, म्यूचुअल फंड्स में आप बाय सेल करना चाहो इक्विटी क्लास वाले, तो वो इसमें कोई इशू नहीं है, वो आप बाय सेल कर सकते हो। तो इसकी लिक्विडिटी जो होती है वो हाई होती है। जो बॉन्ड डेप्ट होता है वो स्टेबिलिटी के लिए लोग यूज़ करते हैं और इक्विटी जो है वो ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। उसका रीज़न है रिटर्न कंपैरिजन। अब सेंसेक्स का आप रिटर्न देखो 2005 से 11.6% पर एनम का है CAGR जो उसका है एनुअलाइज रिटर्न, और जो गोल्ड का है वो 10.9% का है। गोल्ड ने साल में अच्छा रिटर्न दिया है अगर उसको आप देखोगे, बट उससे पहले का अगर आप उसका रिटर्न देखोगे तो उसने इतना हैंडसम रिटर्न नहीं दिया है। बट इक्विटी लॉन्ग टर्म में इज़ अ एवरग्रीन, वो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा अगर आप पेशेंसली उसमें अगर फॉलो करोगे। बट ये कोई बाय एंड सेल एडवाइस नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को बिल्कुल पहले कंसल्ट करो। और जो थर्ड जो चीज़ है, ये जो मैंने एक बॉन्ड का एग्जांपल लिया है, इसमें जो है ये बॉन्ड यील्ड रिप्रेजेंट करता है, यानी उस साल में वो बॉन्ड यील्ड क्या थी उसकी। तो इसका जो मीडियन जो 20 ईयर का है उसके हिसाब से आप देखो 7.26%, यानी इसका जो आपको एवरेज रिटर्न मिला है वो 7.26% का मिलेगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि जो इक्विटी क्लास है उसमें 11-12% से अबव का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में,
और जो बॉन्ड्स है वो 7% का है, बट इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, श्योरिटी थोड़ी ज़्यादा है। इन्फ्लेशन इसमें एडजस्टेड नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब आपकी जो पैसे की परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस होती रहती है समय के साथ साथ, यानी महंगाई जो बढ़ती जा रही है, पहले जो चीज़ 100 रुपये की मिलती थी कि मिल रही है 110 की मिल रही है, यानी वो जो 100 रुपये की परचेजिंग पावर है वो जितनी अमाउंट की चीज़ें खरीद सकता है, जिस क्वालिटी की चीज़ें खरीद सकता है, वो अब रिड्यूस हो रही है समय के साथ। तो इसको ही इन्फ्लेशन बोलते हैं कि 20 ईयर्स का एवरेज जो इन्फ्लेशन है 6% है, यानी अब 12% में से 6% तो इन्फ्लेशन में परचेजिंग पावर आपकी चली गई, तो इफेक्टिवली आपका रिटर्न 6% का बना। और यहाँ तो बिल्कुल ही नॉमिनल रिटर्न है और सेविंग्स में तो लॉस है। अगर कंपेयर करें तो बॉन्ड्स स्टेबल है पर ग्रोथ लिमिटेड है, इक्विटी रिस्की है पर लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न दे सकती है। तो इसलिए आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है। ये था वेल्थ इनसाइट्स का पहला एपिसोड। फंडामेंटल टर्म्स एंड इंडिसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट इस सीरीज़ में बहुत सारी वीडियोस मैं डालूंगा अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये जो मैंने एक वीडियो हाफ कंस्ट्रक्ट कर लिया है आईपीओ का, नेक्स्ट मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ इनिशियल पब्लिक ऑफर पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, और उस आदमी को ज़रूर शेयर करो जिसको आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट सीखने की ज़रूरत है। और मैं इजी लैंग्वेज में कोशिश करूँगा कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर करूँ। है मैं कुछ गलतियाँ कर दूँ वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ डोंट माइंड, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई वीडियो। एंड स्टे ट्यून्ड विथ Wealth Insights. Thanks for watching. Bye bye.